अस्सलाम वालेकुम। नौशीन स्कैरी स्टोरीज में अपने सभी सुनने वालों को खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की स्कैरी स्टोरीज को बहुत ज़्यादा पसंद भी करते होंगे। आज भी आप लोगों के लिए मैं बहुत डरावनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी इकरा शेयर कर रही है। इकरा कहती हैं, हम लोग लाहौर के रहने वाले हैं और आज आपके साथ हम लोगों की जिंदगी की बहुत ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। आज से 10 साल पुरानी बात है। हम लोगों ने एक घर रेंट पर लिया। वो घर जो था वो मियानी साहब कब्रिस्तान के बिल्कुल करीब था, यानी हम लोगों के घर से मियानी साहब नजर भी आता था। अब हम लोगों के घर की जो गली थी, गली बहुत ज़्यादा वीरान और सुनसान रहती थी, क्योंकि उस तरफ से अक्सर लोग कब्रिस्तान की तरफ से भी उधर आया जाया करते थे, या जिन लोगों के प्यारों की कब्रें थी मियानी साहब में वो लोग उस तरफ भी जाते थे। तो अक्सर वो गली सुनसान रहती है। पता नहीं इसकी क्या वजह है। हम लोग भी जब वहाँ पर गए तो हम लोगों ने भी ये चीज़ महसूस की कि ये गली बिल्कुल ही जैसे सुनसान रहती है। उससे पहले हम लोग बड़ी वो रौनक जगह से आए थे, अंदरूनी लाहौर गिलानी मोहल्ला से हम लोग आए थे, तो वहाँ पर तो हर टाइम रौनक और चहल पहल रहती थी। हम लोग तो उस माहौल के आदी थे, लेकिन यहाँ पर जैसे बिल्कुल ही सन्नाटा, खामोशी, इसकी हमें समझ ही नहीं आती थी। अब जो घर हम लोगों ने लिया था, वो घर भी बहुत कदीम और पुराना सा था, यानी ऐसे लगता था कि वो भी अंदरून लाहौर के जैसे घर हैं वैसा ही था। हालांकि हमें ये था कि शायद वहां पर घर जरा बेहतर होंगे, लेकिन ये भी वैसा ही था। पुरानी कंस्ट्रक्शन थी, जैसे बाहर पीछे भी सहन होते हैं, अगले हिस्से में भी सहन होते हैं, बरामदों वाला घर था। खैर हम लोग खुश थे, हम लोगों को घर चाहिए था, हम लोगों को मिल गया। हम लोगों ने अपना सामान वगैरह उधर सेट किया और रहना शुरू कर दिया। अब हम लोगों की उस घर में तकरीबन तीसरी रात थी, तो हम लोग सारे बाहर बरामदे में सो रहे थे। गर्मियों का मौसम था, पंखे चल रहे थे, कूलर लगाया हुआ था एक तरफ, तो हम लोग अभी बरामदे में ही सो रहे थे, अभी सहन में सोना शुरू नहीं किया था। तो जैसे ही आधी रात का टाइम हुआ, हम लोगों को गर्मी सी महसूस हुई। आंख खुली तो कूलर भी बंद और पंखा भी बंद। हमें लगा कि शायद लाइट ऑफ हो गई है, लेकिन नजर जब पड़ी तो बाहर सहन की लाइट तो जल रही थी। अब इस चीज की समझ नहीं आई कि ये कूलर कैसे बंद हो गया है। सारे एक दूसरे से पूछने लग गए। सबने कहा कि हमने बंद नहीं किया, भाई ने कहा मैंने बंद नहीं किया, हम लोगों ने कहा कि हमने बंद नहीं किया। अब एक तरफ कूलर था और एक तरफ पंखे थे, वो पंखा भी बंद था। उठकर देखा तो उनके स्विच भी उतरे हुए थे। ये बड़ी अब तज्जुब वाली बात थी कि स्विच किसने उतारे। दोबारा से हम लोगों ने कूलर वगैरह चलाया, पंखा चलाया और फिर लेट गए कि पता नहीं माजरा क्या है। खैर अल्लाह का शुक्र है, उसके बाद ये काम नहीं हुआ। सुबह हम लोग जाके नाश्ता वगैरह किया, घर की सेटिंग कर रहे थे। दूसरी मंजिल के ऊपर भी 2 कमरे थे, तो हम लोगों ने सोचा कि उधर भी एक कमरा सेट कर लेते हैं। हम 3 बहन भाई थे, तो हमें ये था कि चलो ऊपर वाला कमरा भी सेट कर लेते हैं। एक बहन की शादी हुई थी, अक्सर वो भी आ जाती थी, तो हम लोग कहते थे कि एक कमरा ऊपर भी सेट होना चाहिए, बारिश के मौसम में ऊपर बैठना अच्छा लगता है। अब मैं और मेरी बहन जो थी, हम लोग ऊपर वाला कमरा सेट कर रही थी। वहां पर हम लोगों ने सिंगल बेड बिछाए 2 और अपना कमरा उसको बनाकर सेट करने लग गए। नीचे से अपनी चीजें ऊपर लेकर गए। पलंग वगैरह जो थे, सिंगल बेड हमने पहले ही ऊपर रखवा लिए थे। कमरा हम लोगों ने सेट किया, बहुत प्यारा कमरा लग रहा था। साथ वाला कमरा जो था, वहां पर हमने जैसे स्टोर का सामान रख दिया कुछ और उसका दरवाजा बंद कर दिया। अभी हम लोग इतना ऊपर तो जाते नहीं थे। शाम हुई तो मेरी बहन कहती चलो ऊपर चलते हैं, ऊपर वाले कमरे में जाकर थोड़ी देर बैठते हैं। उस कमरे की जो खिड़कियां थी वो बाहर ओपन छत के ऊपर खुलती थी, तो हम लोग खिड़कियां खोल कर कमरे का पंखा चलाया, तो बाहर सारी जैसे वो दिन भर की हब्स और गर्मी बाहर निकली। सहन में भी हमने एक चारपाई बिछाई, छत पर बैठी हुई थी, आसपास के जैसे इलाके को लोगों को देख रहे थे। थोड़ी देर के बाद शाम हो गई। अब मगरिब में, गर्मियों के मगरिब में ये होता है कि बहुत जल्दी अंधेरा जैसे नहीं होता, तो हम लोग दीवार पर खड़ी होकर देख रही थी, सामने कब्रिस्तान नजर आ रहा था। ये हमारी जिंदगी का पहला सीन था
जब हम लोगों ने मगरिब के टाइम कब्रिस्तान को इतने करीब से देखा था, वो घर इतने इतने पास पास थे कि बिल्कुल सामने कब्रिस्तान नजर आता था, कब्रें नजर आती थी। हम लोग देख रहे थे तो हम लोग क्या देखते हैं कि जिस तरह से सामने बिल्कुल कोई चलती हुई, जैसे कोई औरत है, काला बुरखा पहना हुआ है, और वो औरत चलती चलती जैसे इसी तरफ आ रही है, हमारी गली की तरफ आ रही है। एकदम वो औरत जैसे गली के दरमियान में आई है। हम लोग उसको देख रहे हैं कि देखो मगरिब के टाइम भी औरतें कब्रिस्तान में जाती हैं। फिर मेरी बहन कहती है शायद उस तरफ से कोई रास्ता होगा तो इस तरफ आ रही होगी। हमने कहा कि हाँ ये भी हो सकता है। ना चाहते हुए भी हम लोग उस औरत को देख रहे थे। हम लोग अभी देख ही रहे थे कि वो औरत गली के दरमियान में आई और एकदम गायब हो गई। वो किसी घर में नहीं गई, ना वो किसी घर में गई, ना वो गली टर्न हुई। हम लोगों को यकीन ही नहीं आ रहा था अपनी आंखों पर, वो औरत कहाँ पर गई। हम लोग हक्की बक्की होकर एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लगे। तभी मेरी बहन कहती है आओ पीछे बैठ जाओ, आगे ना जाओ, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। वो आकर पीछे बैठ गई। अब अंधेरा होने लग गया तो मेरी बहन कहती मैं तो नीचे जा रही हूँ। मैंने उसे कहा कि तुम जाओ, मैं थोड़ी देर के बाद आती हूँ। मैं अभी ऊपर वाले कमरे में भी कुछ सामान था तो मैं उसको सेट करने लगी। हम लोगों के कमरे में जो चीज़ें थी, मुझे बहुत शौक था ये बुक्स वगैरह पढ़ने का, तो मैं अपनी वाली साइड पर अपनी बुक सेट कर रही थी। जो ही मैंने अपनी वाली साइड पर अपनी बुक्स सेट करना शुरू की, अब बाहर अंधेरा था क्योंकि मगरिब हो चुकी थी और मैं अंदर थी। कमरे की लाइट भी चल रही थी, पंखा भी चल रहा था। एकदम से मुझे महसूस हुआ जिस तरह से कमरे की खिड़की के पास कोई आया है, जैसे एक वजूद सा महसूस होता है, आपको किसी की प्रेजेंस फील होती है। मुझे लगा कि शायद मेरी बहन आई होगी, तो मैंने अपनी बहन से कहा कि अंदर आ जाओ निमरा, बाहर क्यों खड़ी हो। इतने में मुझे हंसी की आवाज आई। वो हंसी की आवाज जो थी मेरी बहन की नहीं थी, वो अजनबी हंसी थी, हमारे घर की भी नहीं थी। तो एकदम मैंने चौंक कर पीछे देखा कि हंसी की आवाज कैसे है। जैसे मैंने पीछे पलट कर देखा तो मैं क्या देखती हूँ, जैसे अंधेरे में खिड़की से थोड़ा दूर कोई खड़ा है और आंखें चमक रही हैं। यानी मैंने वहां पर चमकती हुई आंखें देखी तो मैं एकदम हैरान होगी कि ये क्या है। मैंने बकायदा, मेरे मुंह से भी निकला कि ये क्या है, कौन है ये। तो जब मैं खिड़की में भाग कर गई कि खिड़की से झांक कर देखूं, तो मैंने वाज़ेह तौर पर जो बाहर हमारी सेहन वाली चारपाई थी उसके ऊपर किसी को बैठे हुए देखा, जैसे वो काले से लिबास में है। मैं डर गई और मैं एकदम जैसे कमरे से बाहर निकली तो मैंने पीछे पलट कर देखा, वहां पर कोई भी नहीं था। मैं भागी नीचे, मुझे सांस चढ़ा हुआ था, मैं इतनी खौफजदा थी, मैं बहुत डरी हुई थी। मैंने ये बात आकर घर वालों को बताई। अम्मी तो बोलने लगी कि पता नहीं तुम लोग कैसी बातें करती हो, क्या हो गया तुम लोगों को, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, ऐसे तुम लोगों को वहम हो रहे हैं, कुछ भी नहीं है ऊपर। मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी ऊपर वाले कमरे की लाइट भी चल रही है और पंखा भी चल रहा है, मैंने ऊपर नहीं जाना, आप भाई को भेजे जाकर बंद कर रहे। अम्मी ने मेरे भाई को कहा, उसने कहा कि मैं भी चला जाऊंगा। अम्मी को ये था कि वो बैठ जाएगा और अभी जाएगा नहीं, अम्मी खुद ऊपर चलेंगी कमरे की लाइट और पंखा बंद करने के लिए। जैसे ही अम्मी ऊपर आई, अभी अम्मी ऊपर पाँव रख ही रही थी तो अम्मी ने हमारे कमरे में किसी को दाखिल होते देखा। अम्मी फौरन से नीचे भागी। अम्मी कहती ऊपर कोई है। हमने पूछा कि क्या देखा आपने। अम्मी कहती है कि मैंने कमरे के अंदर किसी को जाते देखा है, कोई औरत है, लंबे बाल हैं, खुले हुए बाल हैं और कोई काला लिबास नहीं है, लिबास भी जैसे कोई कलरफुल सा लिबास है, ऊपर तो कोई है। हम लोग तो डर के कि अब हम लोग क्या करें। तभी हम लोगों को ऊपर वाले फ्लोर से आवाज़ें आने लग गई। आवाज़ें ऐसे थी जिस तरह से कोई सरगोशियां कर रहा है, कोई बोल रहा है, वाज़ेह तौर पर बोल रहा है। हम लोग तो बहुत ज्यादा डर गए कि ये क्या। इतने में अब्बू आ गए, अब्बू को बताया, अब्बू भी परेशान हो गए। अब्बू ने, हमने सबने कहा कि ऊपर चल के देखते हैं। हमने कुरान पाक उठाया, हम लोगों ने बकायदा ऊंची आवाज में हम लोग बोले कि अगर कोई ऊपर मखलूक है तो चली जाओ, हमारे पास कुरान पाक है। जैसे हम लोगों ने ये लफ्ज बोला, हम लोगों को ऐसा लगा जैसे हम लोगों की जो ऊपर चारपाई है उसको इतने गुस्से से किसी ने घसीटा है, इतने गुस्से से किसी ने घसीटा कि जैसे कोई चारपाई को तोड़ देगा। अम्मी ने कहा कि नीचे आ जाए, ऊपर ना जाए, ऐसा ना हो कि कोई नुकसान हो जाए। पता नहीं ये क्या है और क्या नहीं है। हम लोग फौरन नीचे आ गए। हम लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे कि अल्लाह जाने ये अब क्या हमारे लिए नई मुसीबत आ गई, अब इस घर में हम लोग आए हैं। वो रात भी हम लोगों ने डर के गुजारी। ऊपर वाले हिस्से में ही आवाजें आ रही थी ज्यादा, जैसे ऊपर कोई मौजूद है, क्योंकि हम लोगों ने लाइट्स ऑन की हुई थी
اور قرآن پاک ایک ٹیبل پر بالکل اپنے قریب کر کے رکھا ہوا تھا. ڈر ہی بہت زیادہ لگ رہا تھا اس گھر میں. وہ رات تو ہماری گزر گئی، نہ پنکھے بند ہوئے نہ کولر بند ہوا. صبح ہم لوگ جا کے تو میرے ماموں آئے ملنے کے لیے. ماموں کو ساری بات بتائی کہ ہم لوگوں کا تو یہ حال ہے. ماموں نے کہا کہ چلو دن کی روشنی میں اوپر چل کے دیکھتے ہیں کیا معاملات ہیں. جب ہم لوگ اوپر گئے تو ہم لوگوں نے دیکھا جو ہم لوگوں کی چارپائی تھی جو اوپر ہم لوگوں نے رکھی تھی وہ چارپائی الٹی ہوئی پڑی تھی. اور اس چارپائی کے اوپر اتنی جیسے بلی جو گوشت کھاتی ہے عجیب و غریب وہ چیزیں تھیں. ان میں اتنی گندی اسمیل تھی. بہت زیادہ گوشت چارپائی کے اوپر تھا. اور جو ہم لوگوں کا کمرہ تھا اس کمرے کا بھی برا حال ہوا ہوا تھا. جیسے ساری چیزیں کسی نے بکھیر دی. بیڈ شیٹس جو تھیں وہ زمین پر گری پڑی تھی. جیسے کوئی چور چوری کرنے آتا ہے تو گھر کا حال ہوتا ہے. ہم لوگوں کی تو چیخیں نکل گئی دیکھ کے. ہم لوگوں نے اپنا سارا سامان سمیٹا اوپر سے نیچے لے آئے. بیڈ صرف اوپر تھے. ماموں نے کہا کہ یہ جگہ تو ٹھیک نہیں ہے، یہ تو بالکل سائن اچھا نہیں ہے جو اوپر گوشت ہے. ماموں نے کہا کہ میں ایک عامل کو جانتا ہوں، وہ یہ عمل وغیرہ کرتا ہے تو اس کو بلا لیتے ہیں ایک دفعہ. ماموں نے فون کیا اپنے ایک دوست کو اور ان سے کہا کہ ان کو لے کر آؤ. ان کو جب لے کر آئے وہ ٹھوکر والی سائڈ پر تھے. ان کو لے کر جب آئے وہاں پر تو انہوں نے آ کر دیکھا، گھر دیکھا، پڑھائی کی. انہوں نے یہ کہا کہ یہاں پر اتنی سخت آفت کا بسیرا ہے، وہ چڑیل آفت ہے، وہ اتنی بھیانک ہے کہ وہ جان لینے والی ہے. اس گھر میں کوئی بھی نہیں رہ سکتا. اور شاید تم لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ گھر بھی پہلے کبھی قبرستان کا حصہ ہوتے تھے. یہ جگہ قبرستان کا حصہ تھی. یہ جو آپ اتنے پاس پاس قبریں دیکھ رہے ہیں اور یہ اتنے قریب جو گھر بنائے گئے ہیں، کہتے ہیں پرانے دور میں بھی یہاں پر قبریں تھی. یہ قبرستان بہت بڑا تھا. پھر اس قبرستان کے اوپر ہی جیسے قبروں کو مسمار کر کے انہوں نے یہ گھر پاس پاس کے اس دور کے بنائے ہوئے. تو یہ اتنے آصف زدہ ہے کہ یہاں پر کوئی بھی نہیں رہ سکتا. بہتر یہ ہے کہ اس گھر کو چھوڑ دو، ورنہ جو نشانی اس نے تمہیں دی ہے چارپائی الٹی اور اوپر گوشت، یہ بہت زیادہ خطرناک چیز ہے. یہ جانی نقصان بھی دے سکتی ہے. بس یہ سننے کی دیر ہے. ہم لوگوں کے تو برے حال ہو گئے. ہم لوگوں نے تو اسی ٹائم ماموں سے کہا کہ آپ کوئی گھر ڈھونڈے ہمارے لیے. ماموں کو بھی کہہ دیا، ماموں نے ایک دو ڈیلرز کو بھی کہہ دیا، ابو نے بھی کہہ دیا، ابو بھی پریشان. اس کے بعد ایک دو گھروں کا پتہ چلا. ہم لوگ وہ گھر دیکھنے چلے گئے. وہ گھر ہم لوگوں نے دیکھے، کچھ ہمیں اچھے لگے. اس کے بعد ایک گھر ہم لوگوں نے فائنل کر لیا. وہ گھر ماڈل ٹاؤن والی سائڈ پر تھا، کوئی نئی کالونی سی تھی اس طرف. وہ ذرا مہنگا تھا لیکن ہم لوگوں نے اس ٹائم اس کو کہا کہ ہم لوگ لے لیتے ہیں، ایک دفعہ یہاں سے جان بچ جائے گی. اب جب ہم لوگوں نے اس گھر کو فائنل کیا، یہاں سے ہم لوگوں نے سامان اٹھانا تھا. جتنے 2 دن ہمیں لگے وہاں سے سامان اٹھانے میں، اور ان 2 دنوں میں اس گھر میں اتنی بھیانک رونے کی آوازیں رات کو آتی تھی جیسے کوئی سسکی لیلی کی عورت روتی ہے. اور وہ رونے کی آوازیں کبھی اوپر والے حصے سے آتی تھی اور کبھی سیڑھیوں میں سے آتی تھی. جب ہم لوگوں نے وہ گھر چھوڑا اس کے بعد ایک دو لوگوں سے ہم نے پوچھا، ان کا بھی وہی بیان تھا کہ پہلے یہ والے جو علاقے ہیں یہ بھی قبرستان کا حصہ ہی تھے. ان کے کچھ کہتے ہیں کہ قبریں بنی ہوئی تھی، کچھ کہتے ہیں کہ بھی قبریں نہیں بنی تھی، جن پر یہ پاس پاس والے بالکل گھر بنا دیے گئے. تو شکر الحمدللہ ہم لوگ وہاں سے نکل آئے. پتہ نہیں ہم لوگ وہاں پر زیادہ دن رہتے. میرے خیال سے ہم لوگ اس گھر میں زیادہ سے زیادہ بھی کر رہے ہیں 8 یا 10 دن، اس سے اوپر نہیں. 10ویں دن ہم لوگوں نے وہ گھر چھوڑا ہے. اس گھر میں اتنا خوف تھا. دن کے ٹائم ایسا لگتا تھا کچھ ہے ہی نہیں. رات ہوتے ساتھ ہی جیسے ہی شام ڈھلتی تھی وہاں پر یہ معاملات شروع ہو جاتے تھے اور بہت زیادہ ہوتے تھے. میں نے تو اپنی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا چھت پر، چمکتی ہوئی آنکھوں میں نے چہرہ نہیں دیکھا تھا، اور امی نے اس کو کمر سے دیکھا تھا جیسے امی کہتی ہیں کہ کوئی عورت تھی. اور یہی بات ان عامل نے آ کر بتائی کہ یہاں پر ایک ایسی مخلوق کا بسیرا ہے اور یہ آتی بھی قبرستان والی طرف سے ہی ہے. اور اسی دن ہم لوگوں نے وہ کالے لباس والی عورت کو دیکھا تھا جو سڑک کے درمیان میں آ کر غائب ہو گئی تھی. شاید وہ غائب ہو کر اسی وقت ہم لوگوں کے گھر کی طرف آ گئی ہو، کیونکہ بھائی کہتا ہے کہ اسی دوران ایک دفعہ شام کا ٹائم تھا تو وہ کہتا ہے کہ میں شاپ کی طرف سے آ رہا تھا دوسری طرف سے، تو میں نے چادر لی ہوئی ایک عورت کو اپنے گھر میں داخل ہوتے دیکھا ہے. وہ واضح بھاگ گیا ہے، آدھا گیٹ بھی کھلا ہوا تھا، اور اس نے ہمیں کہا کہ امی ابھی کوئی عورت اندر آئی ہے، کون آئی ہے؟ امی نے کہا کہ کوئی بھی نہیں آیا. تبھی وہ بھاگتا وہ اوپر گیا. اسے ڈاؤٹ ہوا کہ شاید کوئی اوپر ہے، لیکن اوپر بھی کوئی نہیں تھا. تو بہت زیادہ ادھر اس گھر کے معاملات سخت تھے. پھر ہم لوگوں نے وہ گھر چھوڑ دیا. یہ ہماری ایک کہانی تھی. بہت شکریہ اقرا آپ کا. ویسے یہ بات ٹھیک ہے کہ جو بھی
कॉलोनीज, जो भी घर, जो भी सोसाइटीज ऐसी जगहों पर बनाए जाते हैं, एक तो जो होती है ज़्यादा है, फिर अल्लाह कभी ना करे उनके आसपास करीब कब्रिस्तान हो। ये वहम अक्सर लोगों को रहता है कि शायद वो हिस्से भी कब्रिस्तान के ही हों, क्योंकि बाज़ औक़ात कुछ कब्रिस्तान बहुत वसी और बहुत बड़े और बहुत पुराने भी होते हैं। और जो लोग जगह खरीदते हैं, जिन लोगों ने कंस्ट्रक्शंस करनी होती हैं, जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज होती हैं, उनको बिल्कुल भी ये फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी की ज़िंदगियों के साथ क्या होगा। वो सिर्फ अपना काम देखते हैं, कारोबार देखते हैं और उन जगहों पर घर बना देते हैं। फिर बाद में वहां पर आने वाले लोगों की जिंदगी जो अजाब होती है, ये सिर्फ वही जान सकते हैं। हमेशा हमेशा घर लेने से पहले छानबीन किया करें, आसपास का एरिया देखा करें। वहां पर लोगों को, जब आप लोग आमिर हजरात को बाद में लेकर आते हैं, तो अगर आप लोग पहले ही किसी साहिब इल्म को ले जाएं घर दिखाने के लिए, तो कभी भी आप लोग ऐसे नुकसानों में नहीं पड़ सकते। बास जगहों से तो इंसान आसानी से निकल जाता है, लेकिन बास जगहों से इंसान निकल ही नहीं पाता। कहते हैं कि कुछ जिन्नात वाले घर ऐसे भी होते हैं जहां पर वो जिन्नात इंसानों को उन घरों में कैद कर लेते हैं। ऐसी बहुत सी स्टोरीज मैंने अपने सभी चैनल्स पर दी हुई हैं, आप लोगों ने सुनी भी होंगी। ऐसी बहुत सी मिसालें हम लोगों की जिंदगियों में है कि कुछ लोग कहते हैं कि हमें पता है ये घर असीरत है, हमें पता है कि यहाँ पर जिन्नात है, लेकिन हम लोग यहाँ से निकल ही नहीं सकते। हम लोग कोशिश करते हैं, हमारा कोई सबब नहीं बनता, कोई घर नहीं मिलता। कोई घर मिलता है तो उसकी डील नहीं होती, डील हो जाती है तो कोई ऐसा मसला बनता है कि इंसान शिफ्ट नहीं हो सकता। वो क्या होते हैं सारे? वो यही असरात होते हैं कि कुछ जिन्नात इंसानों को कैद कर लेते हैं, और कुछ जिन्नात ऐसे होते हैं जहां से आपकी किस्मत अच्छी होती है और आप लोग फौरन निकल जाते हैं। और बाज़ जगह तो ऐसे भी मैंने हालात देखे हैं कि बहुत बहुत अरसा लोग रहते हैं, उनके सामने वो मखलूक़ात जाहिर नहीं होती, लेकिन उनको छुप कर नुकसान पहुंचा रही होती हैं। जैसे बीमारियां दे देना, रुकावटें डाल देना कामों में, तंग करना मुख्तलिफ तरीकों से, लेकिन वो लोग समझ नहीं पाते कि हमारे साथ हो क्या रहा है। तो अल्लाह से रहम मांगना चाहिए। ऐसे घर लेने से पहले जरूर छानबीन कर दिया करें ताकि आने वाले नुकसान से बचा जा सके। ये थी आज की स्केरी स्टोरीज। आई होप आप लोगों को पसंद आई होंगी। आप लोग भी अपनी स्केरी स्टोरीज शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushinwirk57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखें। पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान की तंदुरुस्ती के लिए, पाकिस्तान के लोगों की लंबी जिंदगी के लिए ज़रूर दुआ मांगे। अल्लाह हम सबको हमारे मुल्क में रहना नसीब करे। अल्लाह हमारे मुल्क को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हमारे पाकिस्तान को हमेशा जिंदाबाद रखे। जो हमारे फौजी भाई हैं, जो हमारी पाकिस्तान की आर्मी है, जो हम लोगों की हिफाजत के लिए बॉर्डर पर है या हम लोगों की हिफाजत के लिए हमारी खातिर रातों को जाग रहे हैं, अल्लाह उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह उनकी जिंदगी करे, उनको सलामती दे और हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। पाकिस्तान को हमेशा अपनी दुआ में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद, और ये हमेशा जिंदाबाद रहेगा इंशाअल्लाह। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह परसों फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। जहां रहे खुश रहें। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज।